यहाँ से भाई हम अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया था। आगे के कॉन्सेप्ट को कवर करने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ को कवर कर लेते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहे। लास्ट वाले एमसीक्यूज़ वाले सेशन में भाई क्वेश्चन नंबर आपका 21 तक कवर हो गया था। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 49 तक कवर कर लेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और आपका पेंडिंग है, उसके लिए मुझे कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसको मैंने स्किप किया था, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें मैं इसको डिराइव करवाऊंगा और दो प्लेट के बीच में ये फोर्स कहाँ से आता है इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। मेरे पास यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड और इसको हम लोग 500 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके इसको चार्ज कर रहे हैं। अब बोल रहा है मेरे पास एक और कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड और इसको भी हम लोग चार्ज कर रहे हैं कितने वोल्ट से, 200 वोल्ट से। अब दोनों को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद अलग अलग पोटेंशियल पे साथ में जोड़ रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड और इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं 500 वोल्ट के पोटेंशियल को कनेक्ट करके। इसी तरीके से मेरे पास एक और कैपेसिटेंस है जिसका पोटेंशियल है यहाँ पे आपका 200 वोल्ट और इसका कैपेसिटेंस है आपका 10 माइक्रोफैराड। तो दोनों अभी क्या है आपका चार्ज हो चुका है। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि यहाँ से हम लोगों ने बैटरी को क्या किया है, डिस्कनेक्ट किया है। बैटरी को इसके यहाँ से हम लोग डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ से इसको दोनों को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे 500 वोल्ट से मैंने चार्ज किया होगा तो यहाँ पे भी 500 वोल्ट आ गया होगा, है ना भाई। फुल चार्ज पे जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल इसके पास आ जाएगा और यहाँ पे आपका 200 वोल्ट आ जाएगा। अब दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों कैपेसिटर को एक तरीके से इस तरीके से हम लोग जोड़ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ऑलरेडी, है ना। ये स्विच मान लेते लगा हुआ है, तो अभी हम लोगों ने स्विच को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। ओके, तो जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे, ये मान लेते मेरा फर्स्ट कैपेसिटर था, अभी कहिए कैपेसिटर ए है, मेरा कैपेसिटर ए है। तो ए के पास कितना कैपेसिटेंस है, 20 माइक्रोफैराड और यहाँ पे पोटेंशियल है 500 वोल्ट। इसके पास कितना है, इसके पास 10 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल कितना है, यहाँ का पोटेंशियल है 200 वोल्ट। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये मेरा हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। तो जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या होगा, चार्ज एक तरीके से फ्लो होगा, मीन्स चार्ज का एक तरीके से शेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये दोनों पैरेलल में जुड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो हम लोग को पता है जो पोटेंशियल होगा यानी V इक्वल टू क्या होगा, बताइए, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Q/C। इसका मतलब क्या हुआ, Q यहाँ पे क्या था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, है ना। ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। टोटल चार्ज क्या होगा, यहाँ पे मान लेते जो Q1 होगा और यहाँ पे जो चार्ज इसके पास Q2 होगा। तो Q1 की अगर बात करें भाई तो क्या होता है, Q इक्वल टू Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था V पे, और यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा CV, है ना, यानी C1 इंटू V। और यहाँ पे भी जो Q2 होगा ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू V2, है ना। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया हुआ है 20 और 20 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस का वैल्यू पुट करते हैं। ये फार्मूला है इसके लिए, C1 इंटू V1। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड इंटू 500 प्लस ये हो जाएगा आपका 10 माइक्रोफैराड इंटू आपका 200 और ये डिवाइड में चला जाएगा आपका 20 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 माइक्रोफैराड। क्लियर हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल देखिए कितना आएगा आपका, 5 दूनी 10, है ना, और 1 2 3 ये हो जाएगा माइक्रोफैराड, मतलब माइक्रो में ही रहेगा ना, यूनिट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, माइक्रो को एक यहाँ पे 10 का पावर
-6 हो जाएगा, प्लस इसको अगर हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा आपका ये 2000, और ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाय 30 माइक्रोफराड। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, मतलब आप सॉल्व कर लीजिए ना भाई। सॉल्व करने पे 1 मिनट कैल्सी में लाया हूँ, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा भाई 400 वोल्ट। ओके, तो जो कॉमन पोटेंशियल होगा मींस पैरेलल में दोनों के पास जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, 400 वोल्ट के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करते हैं भाई, बैकग्राउंड कलर चेंज करना होगा हम लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज व्हेन अ ग्लास स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इतना सारा कॉन्सेप्ट देखा है। तो हम लोग का जो कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है दो प्लेट के बीच में, ये हो जाएगा E0 ER। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे ग्लास डाल रहे हैं, मीन्स ग्लास के चलते हम लोग का यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी आएगा। तो ये सीधे सीधे कैपेसिटेंस को तो अफेक्ट करता है, कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कभी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है इस ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस करने में किस में चेंजिंग नहीं आएगा, डज नॉट चेंज। क्या चेंज नहीं होगा, तो कैपेसिटेंस तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पैरेलल प्लेट है, तो इसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा था, ये मान लेते जब एयर कैपेसिटर था भाई तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा था। लेकिन जब आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हो रहा था, इसके अंदर जो पोलराइजेशन हो रहा था, मींस नेगेटिव चार्ज इधर आ जा रहा था पूरा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, और इसके अंदर का जो पॉजिटिव प्लेट था ये इधर आ जा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल इस डायरेक्शन में बन रहा था, है ना। तो देख रहा है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर मींस मीडियम के अंदर, मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, कम करता है। या फिर कहीं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, फोर्स के बराबर होता है। फोर्स इक्वल टू क्या था, Q इंटू यहाँ पे टेस्ट चार्ज था 1 कूलम का डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 ER और R²। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ER के ऊपर, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम जाता है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी चेंज होगा, तो ये भी कभी आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि भाई चार्ज से कोई लेना देना, इस पर Q कूलम है तो अभी भी इस पर Q कूलम ही रहेगा। अगर इस पर पॉजिटिव Q कूलम है तो इस पर आपका नेगेटिव Q कूलम है। तो ओवरऑल आपको ये समझने वाली चीज़ है। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वर्क डन के हिसाब से कह सकते हैं, है ना। वर्क डन जो भी वर्क डन होगा भाई, और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल के बराबर होता है ना। तो ओवरऑल ये था Q डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 ER, और यहाँ पे सिर्फ R था, ठीक है, सिर्फ R होता है पोटेंशियल में। तो ओवरऑल देख रहे हैं कि जो आपका वर्क डन है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो भी एक तरीके से परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल। ठीक है, एक मेरे पास कैपेसिटर है और इसका C का वैल्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड, और इसको हम लोगों ने 50 वोल्ट के बैटरी से लगा के इसको चार्ज कर दिया, मीन्स 50 वोल्ट इसके पास भी हो जाएगा। अब आगे बोलता है इट इज़ नाउ कनेक्टेड टू एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यहाँ से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और हम लोग इसको, ये मेरा कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफैराड का है, 50 वोल्ट तक इसके पास चार्जिंग है। अब यहाँ पे मेरे पास एक और कैपेसिटर के साथ हम लोग स्विच लगा के ऐसे जोड़ दे रहे हैं। तो ये अनचार्ज है भाई। अनचार्ज कहने का मतलब क्या, इसके पास Q एक तरीके से 0 है। ओके, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस है, चार्ज को स्टोर करने का कैपेसिटी ये दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड। तो ओवरऑल देखिए अगर चार्ज 0 तो पोटेंशियल भी 0 होगा, इसके पास Q 0 होगा, बताइए। क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है भाई, हम लोग को पता है Q इक्वल टू होता है C भी, तो यहाँ से V इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q/C। तो अगर चार्ज ही 0 है इस पर तो ओवरऑल पोटेंशियल भी 0 होगा, है ना। तो ओवरऑल पूरा का पूरा क्या होगा, क्योंकि 50 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट पे, तो ओवरऑल
ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल, जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो ओवरऑल क्या होगा, चार्ज का एक ट्रे शेयरिंग होगा, और तब तक होगा जब तक ये दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोलता है, द कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल हम लोग को पता है, जो कॉमन पोटेंशियल होगा, है ना, इसको मिटा देता हूँ, इस डायग्राम का कोई नीड नहीं हम लोग को। जो कॉमन पोटेंशियल होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल चार्ज की बात करें तो क्योंकि एक ही प्लेट के पास चार्ज, यहाँ पे चार्ज निकाल लेते हैं, Q इक्वल टू क्या होगा आपका CV हो जाएगा, है ना, C पता है, V पता है, तो उसका चार्ज कितना है मेरे को पता चल जाएगा। और दूसरा तो चार्ज ही नहीं है ना, दूसरा तो आपका चार्ज है, इसके बाद कोई जीरो चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले वाला का जो चार्ज होगा ये 1 माइक्रो फराड गुना ये हो जाएगा कितना 50 वोल्ट, प्लस दूसरे का तो कोई चार्ज ही नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस का कितना है 1 माइक्रो फराड, और दूसरे का कितना था, दूसरे का आपका था 4 माइक्रो फराड, यानी 5 माइक्रो फराड हो जाएगा। तो माइक्रो फराड से माइक्रो खत्म हो जाएगा, तो ये कटेंगे यानी 10। ठीक है, 10 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ऑलरेडी इसके लिए मैंने आपको ड्राइव करवाया था फार्मूला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको स्पेशल केस पढ़ाया था कि मान लेते हैं फर्स्ट केस में यहाँ पे एयर है, कुछ भी मीडियम नहीं डाला हुआ था, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था किस पे डिपेंड करेगा, एरिया डिवाइडेड बाय थिकनेस और सिर्फ ई नॉट, है ना। और वही किसके लिए था, ये एयर के लिए था। अगर वही मीडियम डालेंगे तो मीडियम के लिए यहाँ पे ER आ जा रहा था, और वही अगर आप यहाँ पे डिफरेंट डायलेक्ट्रिक के मीडियम को डालेंगे, सबका रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग होगा। तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो फार्मूला होगा इस केस में ये होता है आपका फोर्थ वाला E नॉट इंटू एरिया, और नीचे में होता है आपका D1। यहाँ पे मैंने बताया था सिग्मा समेशन मीन्स जितना भी होगा आपका 3 4 5 जो भी डिफरेंट डायलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, K1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय K2, है ना। तो ऑलरेडी ये ड्राइव किया हुआ भाई, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द प्लेट ऑफ चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर पुल्ड अपार्ट। देखिए क्या होगा एक्चुअली, ये भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको बताया ना भाई, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, उसी के कॉन्सेप्ट से ये रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 को भी हम लोग 13 के साथ ही कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि ये प्लेट है, और अगर बैटरी से जोड़ेंगे तो ओवरऑल ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बनेगा। क्लियर हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्लेट मान लेते हैं A है, ये दूसरा B है, तो ओवरऑल इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीच में हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक भरा हुआ है, रबर भरा हुआ है ना, या फिर पेपर भरा हुआ है, तो ये दोनों को मिलने नहीं देगा, दोनों को अटैच नहीं होने देगा। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब देखिए अगर मान लेते हैं इस प्लेट को भाई मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ खींच रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मीन्स फोर्स लगने के चलते डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मतलब क्या, मैं वर्क डन कर रहा हूँ। तो एक चीज़ बताइए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, पहले समझिए आप, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रहा होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक इन्फिनिटी पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लेते भाई मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए नेगेटिव में ले रहा हूँ कि -1 कूलम का मेरे पास चार्ज है। तो मेरे को बताइए इसका जीरो पोटेंशियल कहाँ पे होगा। मैंने आपको बताया था किसी भी फील्ड की बात करें, फिर चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, तो कोई भी बॉडी अपने जीरो पोटेंशियल पे रहना चाहता है भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज है ये हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल ये ऑटोमेटिक यहाँ से उठ के यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, मीन्स यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा। यहाँ पे जब ये चिपका, इसका मतलब हम लोग कहेंगे इसके पास पोटेंशियल जीरो है एक तरीके से। क्लियर हुआ। अब मेरे को बताइए, अभी मैं इस डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको बेटर तरीके से समझाने के लिए देखिए इस वाले केस को भी रहने देते हैं। देखिए स्टैंडर्ड वे में ही चलते हैं। मान लेते हैं टेस्ट चार्ज को मैं हमेशा स्टैंडर्ड ही लेके चलूँगा। मान लेते हैं हमारा नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, है ना। तो ओवरऑल मान लेते हैं मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज मीन्स +1 कूलम, ठीक है, समझ में आया। तो इसका जीरो पोटेंशियल कहाँ होगा, ये हमेशा यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा, है ना, यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा। यहाँ पे मान लेते हैं ये Q0 है, यहाँ पे ये
इससे चिपक करके बैठा रहा, मीन्स ये जीरो पोटेंशियल पे है। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं मीन्स फील्ड के अगेंस्ट जा रहा हूं। ये वाला डायग्राम मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, उस हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता तो आप देखते कि फील्ड के ही साथ जा रहा है, जो फील्ड का डायरेक्शन है वही आपका फोर्स का भी डायरेक्शन, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये स्टैंडर्ड केस नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिया हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो चीज़ों को स्टैंडर्ड रखने के लिए ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसको अगर मैं इस डायरेक्शन में खींचूंगा तो सीधी सी बात है अपने आप जाएगा नहीं, क्योंकि फील्ड इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, आप इसको इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मीन्स मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके चलते डिस्प्लेसमेंट होगा। ऐसा मतलब क्या, मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क डन करेंगे वर्क डन जो है फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो और इसका पोटेंशियल एक तरीके से बढ़ते चला जाएगा। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, अगर ये दो प्लेट के बीच में यहाँ पे पेपर नहीं भरा होता है, फिर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा हुआ रहता, तो दोनों प्लेट आकर के चिपक जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, लेकिन बीच में पेपर भरा हुआ है तो पेपर दोनों को मिलने नहीं दे रहा है ना, दोनों के बीच में एक तरीके से गैपिंग बना करके रख रहा है। अब देखिए मीन्स इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर मुझे इस वाले प्लेट को बी प्लेट को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में खींचना है, समझते क्या, मैं फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, मीन्स मैं फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, मीन्स जो मेरा वर्क डन होगा ये पॉजिटिव वर्क डन होगा, समझ में आया। ये जो मैं वर्क डन करूंगा भाई ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, लेकिन मैं दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब मेरे को फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस फोर्स के चलते डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन कर रहे हैं आप एक तरीके से, तो ये वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा यहाँ पे। अब समझिए जो भी आपने वर्क डन किया उसके चलते इस प्लेट का, या फिर कहिए जो भी आपने वर्क डन किया भाई, इस वर्क डन, ये पॉजिटिव वर्क डन था, तो पॉजिटिव वर्क डन क्या करता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है, समझ में आया भाई। जो भी आपने काम किया है वो इस प्लेट का क्या हो जाएगा, एज पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, मींस इस प्लेट का पोटेंशियल एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। यही चीज तो मैंने आपको समझाया था कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट या फिर ये पॉजिटिव चार्ज है मेरा, है ना, अगर आप नेगेटिव, क्योंकि ये प्लेट मेरा नेगेटिव है इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर लेता ना इसको, नेगेटिव भाई स्टैंडर्डाइज्ड रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको नेगेटिव कीजिए आप, ठीक है, समझ में आया। और अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या, जीरो पोटेंशियल पे है। अगर मैं इसको इधर डायरेक्शन में लेकर जाऊँ तो ओवरऑल क्या होगा, इसका पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा, समझे। तो इसको अगर आप खींचेंगे तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हो, जो भी वर्क डन कर रहे हो उसके पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते चला जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें और किसी एक प्लेट को अगर आप खींचते हैं, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसका थर्ड आंसर होगा। आंसर देख लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में भाई जो इतना मैंने टाइम दिया है ना, 1.5 घंटे का सेशन मैंने जो डाला है आपके लिए, इसलिए डाला है कि यहाँ पे आपको ये ना लगे कि आप अंधेरे में काम कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन ही नहीं पता है, कुछ भी पता ही नहीं है, तो कैसे आप MCQ सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, स्किप डाल रहे हैं, है ना, स्किप करते चले जा रहे हैं, तो भाई वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। ओके, ये सब हिलेगा नहीं क्वेश्चन पूरा का पूरा बिना कॉन्सेप्ट का, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है भाई, अ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर कैप्ड एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। देखिए डाइलेक्ट्रिक बोल रहा है भाई, मतलब पहले मान लेते एयर भरा हुआ था दो प्लेट के बीच में, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें एक तरीके से कुछ डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं, तो उसके चलते मेरा रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा, तो उसके चलते कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल टू हम लोगों को पता है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस E नॉट और ER, तो ER आ गया क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे एक तरह डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होता है, कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाता है, एक तरीके से बढ़ जाता है। 27 का देना चाहिए, 27 का फर्स्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, टू कैपेसिटर्स ऑफ capacitance 2 picofarad and 6 picofarad are connected in parallel across a 120 volt DC source. The sum of total charge, देखिए भाई सब बच्चा वाला क्वेश्चन है सब। क्या बोल रहा है कि आपके पास दो कैपेसिटर है और दोनों कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में लगा देता है, पैरेलल में इस तरीके से लगा हुआ है, क्लियर हुआ। आगे बोलता है इसको हम लोगों ने 120 वोल्ट डीसी सोर्स से जोड़ रखा है, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं। पहले का जो कैपेसिटेंस है ये 2 पिकोफराड है और दूसरे का आपका कितना है, 6 पिकोफराड है। आगे बोलता है द सम ऑफ टोटल ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो यहाँ पे कितना आपका
चार्ज है ये आपको बताना। तो सबसे पहले समझिए पैरेलल में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम होता है, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। तो V इक्वल टू हम लोग को पता है Q इक्वल टू होता है CV, तो यहाँ से V इक्वल टू निकाल देंगे Q बाय C हो जाएगा। इसका मतलब Q क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल पोटेंशियल ले रहे हैं, तो ये क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड टोटल कैपेसिटेंस, है ना। तो ओवरऑल जो चार्ज होगा यहाँ पे चार्ज होगा भाई, इसके पास चार्ज मान लेते हैं Q1 है, इसके पास चार्ज मान लेते हैं Q2 है ना। तो क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस मीन्स के पास C1 है, इसके पास C2 है, तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो अब जोड़ देंगे, यहाँ पे अगर चार्ज निकालना है तो चार्ज निकालने का मतलब क्या है, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ का वोल्टेज कितना है, यहाँ लिख लीजिए ना, यहाँ पे सबके पास दोनों का वोल्टेज V है ना, तो V इंटू C1, भाई ये फार्मूला लगाई ना, Q इक्वल टू C होता है ना, तो Q1 की जगह क्या होगा C1 इंटू V, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा C2 इंटू V। तो V कॉमन है तो V को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, कोई दिक्कत नहीं, है ना। दोनों को जोड़िए, V कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, मैथ्स है। डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 2 पिकोफराड है और ये आपका 6 पिकोफराड है, यानी कितना हो जाएगा 2 और 6 8 पिकोफराड, 8 पिकोफराड। पोटेंशियल कितना था मेरा 120, और C1 प्लस C2 करेंगे यानी कितना हो जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो ये 8 पिकोफराड हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका, भाई कहीं मिस्टेक हो रहा है, एक मिनट, हम लोगों को क्या पूछा है, टोटल द सम ऑफ टोटल चार्जेस, ओहो चार्ज पूछ रहा है यार। चार्ज के लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, ओके सिर्फ यही करना पड़ेगा, यानी आ गया इतना, नीचे वाले को छोड़ दिए, सिर्फ चार्ज पूछा है, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 8 96 यानी 960 पिको, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए ना, 120 गुना 8 कीजिएगा तो 12 8 96 हो जाएगा, और 96 पे 1 0 960 पिको कुलाम। चार्ज है तो कुलाम में इसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है। अगेन बैकग्राउंड चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है भाई 3 कैपेसिटर है आपके पास जिनका कैपेसिटेंस यहाँ पे दिया हुआ है 3 माइक्रोफराड, ठीक है, 3 9 18 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज जुड़ा होता है उसका अगर हम यहाँ पे टोटल इक्विवेलेंट देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/CD इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18। तो एलसीएम ले लेंगे 18 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 9, ठीक है, यानी 9/18। यहाँ पे चल रहा है 1/CT, तो टोटल CT चाहिए तो मेरे को क्या हो जाएगा, CT इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/9, यानी कितना हो जाएगा आपका 2 और ये माइक्रोफराड हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है अनदर टाइम इन पैरेलल, ठीक है। सेकंड केस में क्या बोला, तीनों को हम लोग पैरेलल में डाल रहे हैं, तो जो पैरेलल के चलते जो टोटल आएगा आपका ये तीनों ऐड हो जाएगा, ठीक है। 9 यानी 12 12 18 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ये, ठीक है, 30 माइक्रोफराड। अब आगे क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन 2 केसेस, ठीक है। सीरीज बटा पैरेलल का आपको बताना है, तो सीरीज का ये आया मेरा, है ना, सीरीज कर लेते हैं पैरेलल कर लेते हैं, दोनों का रेशियो लेना है, तो क्या हो जाएगा आपका सीरीज बटा पैरेलल, तो ये हो जाएगा 2/30 यानी 1/15, तो 1:15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है और बोलता है और डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर शोन इन द फिगर, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज K, ठीक है। इफ द इनिशियल कैपेसिटेंस, देखिए स्टार्टिंग केस में समझिए, केस 1 मान लेते हैं हम लोग, केस 1 में ये मेरा ऐसा है भाई, ठीक है, ये 2 प्लेट है, ये मान लेते प्लेट A है, ये प्लेट B है, ठीक है। इनके बीच में ये देख रहे हैं सेपरेट किया हुआ, मीन्स 2 कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है, 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे ऐसे डिवाइड किया, मीन्स एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल बोल रहा है कि इनिशियल केस में दोनों के चलते, क्योंकि दोनों क्या है पैरेलल में लगाओ ना, दोनों का सेम टर्मिनल यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो पैरेलल में लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं इसके चलते, मतलब पढ़िए इसको, इफ द इनिशियल कैपेसिटेंस इज C, मतलब दोनों दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चलते मेरा जो कैपेसिटेंस आ रहा है ये C आ रहा है, तो एक के चलते यानी आधे वाले हिस्से के चलते कितना होगा, इस वाले हिस्से के चलते कितना होगा C/2 होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस, और यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना भाई, ये डायग्राम बेवकूफ़ की तरह दिया होता है, इसको और थोड़ा क्लीन करके बनाना चाहिए ना। जिनके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, भाई ये कंफ्यूज हो जाएंगे, ये डायग्राम किस चीज़ का है। सो ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर कब, जब इसमें एयर फिल किया तो कोई भी मीडियम नहीं था। तो टोटल के चलते कहना मतलब क्या, C प्लस मान लेते इसका C1, इसका चलता C2 है, ठीक है। तो C1 प्लस C2 कितना बोल रहा है, C के बराबर था, ठीक है, क्लियर हुआ। और दोनों के चलते, क्योंकि भाई दोनों का प्लेट का एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब क्या, दोनों के चलते ये भी आपका क्या होगा, मतलब बराबर बराबर आएगा ना, C1 आपस में बराबर होगा C2, ऐसा समझिए, इक्वल टू C। ओके, तो एक की बात करें, दोनों के चलते अगर C आ रहा था, एक के चलते कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा C/2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो C1 इक्वल टू होगा ये C/2 होगा, और CD इक्वल टू हो जाए भी C/2, आधा आधा। अब सेकंड केस में क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, K। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक है भाई आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही, यानी इसी साइड में एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, इधर वाले में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यानी ये पुराना वाला केस ही है। यानी इस साइड की बात करें तो इस साइड में अभी भी कैपेसिटेंस कितना होगा बताइए, अभी भी C/2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर जो है भाई, इधर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये पहले C/2 था जब इसमें एयर था, अगर हम लोगों ने यहाँ पे मीडियम पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे C/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा K। अब दोनों क्या है, एक पैरेलल में जुड़ जाएगा, यानी ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ देंगे, यानी C/2 प्लस C/2 K। तो ओवरऑल इसको जोड़ लीजिए आप, C/2 कॉमन है, बाहर ले लेंगे, है ना, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस K। ओके, तो ओवरऑल इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर सकते हैं, K को आगे लिखिए, 1 को आगे पीछे कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भाई, कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट एंड पोजेस चार्ज ऑफ इतना, ठीक है। देखिए कैपेसिटर है, इसको हम लोगों ने 200 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब फुल चार्ज होगा तो यहाँ पे आपका 200 वोल्ट बन जाएगा। और यहाँ पे जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है, मीन्स Q जो है कितना दिया हुआ है, 0.1 कूलम। बोलता है व्हेन डिस्चार्ज, अगर ये डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज कैसे करेंगे, तो यहाँ से बैटरी को पहले आप रिमूव कीजिए और इसको आप एक तरीके से बल्ब लगा दीजिए या फिर कोई रेजिस्टेंस लगा दीजिए जिसमें आपका ये पूरा चार्ज क्या हो जाए, डिसिपेट हो जाए, है ना। तो इस तरीके से डिस्चार्ज होता है भाई। इट वुड रिलीज एनर्जी, एनर्जी कितना होगा, तो सबसे पहले देखिए एनर्जी को तो हम लोग को पता है, 2-3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाफ CV² होता है। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटेंस मेरे को नहीं दिया हुआ, ये चार्ज दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना। तो हम लोग को पता है C इक्वल टू क्या होता है आपका, C इक्वल टू Q इक्वल टू हो जाए CV, तो C इक्वल टू हो जाएगा आपका Q/V। तो C की जगह मैं पुट कर सकता हूँ, यानी एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ। C की जगह मैं लिख सकता हूँ, C की जगह मैं पुट कर सकता हूँ ये वाला वैल्यू Q इंटू V, और ये है आपका V², तो एक V से एक V खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा इंटू Q इंटू V, समझ में आया। तो ओवरऑल यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चार्ज मेरा कितना है, यहाँ वैसे का वैसे रहेगा, चार्ज मेरा कितना है 0.1 कूलम, वोल्टेज कितना है मेरा, वोल्टेज 200। तो ओवरऑल ये कट जाएगा, ये 100 बार में 1 पॉइंट से 1 पॉइंट खत्म हो जाए, 0 खत्म, यानी 10 जूल आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एयर इसमें हम लोगों ने भरा हुआ है अभी। आगे बोलता है एयर एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफराड। तो ये मेरा ये समझिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया हुआ, एक तरीके से एयर भरा हुआ है, और इसका जो अभी कैपेसिटेंस का वैल्यू बता रहा है ये 10 माइक्रोफराड है। आगे बोलता है द एरिया ऑफ द प्लेट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आप इसका एरिया कहने मतलब क्या, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं, थोड़ा सा 3D में दिखाऊं अगर ऐसे, तो ये पूरा एरिया पहले क्या होगा, ये पूरा एरिया क्या होगा, A होगा, है ना। दोनों के चलते जो एरिया आ रहा होगा, इसका भी एरिया A, इसका भी एरिया A, ठीक है। तो फर्स्ट केस में जब A था इस तरीके से, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस मिल रहा था, कितना मिल रहा था मेरा, 10 माइक्रोफराड। तो सेकंड केस में बोलता है एरिया को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ओके, और बराबर आधा कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड फिल्ड विथ 2 मीडियम, पहले समझिए, सेकेंड लाइन पहले करते हैं, जो बोलता है वैसे वैसे करते चले जाइए भाई, ठीक है। जब मेरा यहाँ पे पूरा फुल एरिया लिया गया, उस समय कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होगा, C इक्वल टू ये हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस,
और ये हो जाएगा ई नॉट, क्योंकि एयर कैपेसिटर है, बीच में एयर भरा हुआ भाई, ठीक है, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी नहीं आएगा। और इसके बराबर मैं लिख सकता हूँ सी बराबर कितना दिया आपका 10 माइक्रोफराड, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड केस में क्या बोला, एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में। तो ओवरऑल अब हम लोग पुट करते हैं, देखिए द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, ठीक है, एंड फिल्ड विथ 2 मीडियम। ओके, तो इसका एरिया आधा कर लेते हैं, ये एरिया ऐसे 20 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, ऐसे डायग्राम भी समझते जाइए। ये एरिया क्या हो गया, a/2 हो गया, a/2 हो गया, और ये भी आपका a/2 हो गया, है ना। और बोल रहा है इतने दूर में हम लोगों ने जो मीडियम डाला है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये कितना है, 2 है, और इतने दूर में जो मीडियम डाला है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है आपका, ये है 4। तो पहले आप समझिए भाई, पहले आप समझिए कि जब मैंने एरिया को आधा किया, अभी मान लेते हैं मीडियम नहीं डाल रहा है, मीडियम अभी मत डालिए, ठीक है, पहले इतना समझिए कि जब मैंने एरिया को आधा किया और इनके बीच में मान लेते हैं अभी एयर ही भरा हुआ है, तो उस समय कैपेसिटेंस भी क्या होगा, दोनों के चलते जो कैपेसिटेंस होगा वो आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि एरिया आधा हो गया, a/2 करेंगे तो ओवरऑल ये जो C था, यानी इसका जो वैल्यू आएगा, इसका मान लेते हैं C1 है, इसका मान लेते हैं C2 है। अभी हम लोग डायरेक्टली की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आधा आधा एरिया आधा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ बताइए, क्योंकि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया पे है ना, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, एरिया बाय डिस्टेंस, एरिया पे डायरेक्टली और आधा कर दिया तो C भी आधा हो जाएगा, मीन्स इसका जो होगा इसके चलते जो आएगा ये 5 माइक्रोफराड हो जाएगा, और ये जो C2 लिखा है नीचे वाले के चलते, इसके चलते भी आपका 5 माइक्रोफराड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक देख रहे हैं भाई, जो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय डिस्टेंस E0 इंटू ER, समझ में आया। तो देख रहे हैं कि C जो है मेरा प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, ER के ऊपर, रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर। तो इसका जो बोला ऊपर वाले में मान लेते हैं यहाँ पे कितना डाल रहा है, ये 2 है, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 2 है, और इसका कितना है, इसका है वैल्यू एक तरीके से 4। तो ओवरऑल इसके साथ हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी जस्ट बताया, इसका तो वैल्यू अभी जस्ट निकाल लिया ना, इतने दूर में अगर एयर होता तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है आपका बताइए, 5 माइक्रोफराड, है ना। अब इसमें अगर हम लोग डायरेक्टली डालेंगे मीन्स ER आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइक्रोफराड हो जाएगा, और दूसरे के साथ 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाए 20 माइक्रोफराड। क्लियर हुआ। अब आगे देखिए क्या बोलता है, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम विल नाउ, मीन्स सिस्टम पूरे का। तो दोनों क्या है, दोनों भाई देखिए ना, इसको अगर आप जोड़ेंगे ऐसे, तो ये प्लेट दोनों आपस में, मतलब दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में जुड़ जाएगा, ठीक है। पैरेलल को ऑलरेडी बताया था, अगर ये रेजिस्टेंस है तो एक का स्टार्टिंग एंड दूसरे का एंडिंग एंड, ठीक है, इसका भी स्टार्टिंग एंड और इसका एंडिंग एंड। तो स्टार्टिंग एंड अगर एक साथ जुड़ा हुआ, एंडिंग एंड एक साथ जुड़ा, देख रहे हैं, इसको मान लीजिए स्टार्टिंग एंड इसका एक है, सब दोनों एक साथ जुड़ा, तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या दोनों ऐड हो जाएगा सीधे सीधे, यानी C1 प्लस C2 करेंगे तो ओवरऑल 20 प्लस 10 करेंगे तो 30 माइक्रोफराड हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बोलता है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल केप्ट बिटवीन द प्लेट ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर इज F। समझिए हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है भाई कि अगर मेरे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसको अगर मैं इस तरीके से बैटरी लगा के चार्ज करूँ तो ओवरऑल ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, और ये आपका नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करता है, नहीं पॉजिटिव चार्ज है अपने आप में, और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको बताया था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फील्ड क्या करता है, इसके अंदर में कोई भी अगर आप बॉडी रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। बॉडी कहने का मतलब क्या, आप कोई न्यूट्रल बॉडी नहीं, चार्ज को रिपेल करता है, ठीक है, या फिर अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे बोल रहा है हम लोगों ने एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल, यानी इसके बीच में एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ, मान लेते हैं हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया भाई, इलेक्ट्रॉन रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, या फिर अगर मैंने प्रोटॉन रखा होता तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना। तो जो फोर्स लग रहा है बोल रहा है F न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर। आगे बोलता है इफ वन ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड, अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो जो फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फोर्स जो होगा ये आधा हो जाएगा, आधा की होगा। तो समझिए भाई हम लोगों ने बात किया है कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात करें, मान लेते हैं आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, मीन्स मेरे हाथ में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि भाई एटम ही इतना छोटा होता है। और एटम की अगर बात करें ना, देखिए जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मान लेते हैं आपका अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है आपका, और ये अर्थ अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अर्थ को अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे खुद को लोकेट करूं, इस अर्थ पे मैं एक्चुअल में कहाँ रह रहा हूँ उसको मैं लोकेट करना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का
यहाँ पे हर एक का एड्रेस होता है, ठीक है। तो अर्थ में देखें तो बहुत सारी कंट्री है, तो सबसे पहले आपको कंट्री डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे है, कौन सा कंट्री में। तो आ गया इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में भी जूम करके देखेंगे, इमेजिन ये गूगल मैप आप खोल रहे हैं, ठीक है, ऊपर से जा रहा है भाई नीचे की तरफ, ठीक है। तो मेरे को आप ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया आ गया पहला, सबसे पहले इंडिया में जाना है आपको। इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो पहले आपको स्टेट्स पता होना चाहिए कि मैं किस स्टेट्स में हूँ। उसके बाद स्टेट्स अगर पता चल गया तो स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए कहाँ पे मेरा डिस्ट्रिक्ट है। और डिस्ट्रिक्ट अगर पता चल गया तो यहाँ पे फिर आपको एक लोकेशन पता होना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से कॉलोनी या फिर ये जो भी नियर बाय लोकेशन है ना, वो पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलोनी, या फिर आपका जो विलेज होगा वो, है ना। और विलेज भी अपने आप में बहुत बड़ा है, उस विलेज में मेरा एक कहीं घर है। घर की भी बात करें तो मेरे घर में बहुत सारा रूम है, 4 रूम है, 5 रूम है, तो उस रूम की भी बात करें तो किस रूम में, है ना। तो अगर आप इस अर्थ पे मुझे लोकेट करना चाहते हैं, फिर अपने आप को लोकेट करना चाहते हैं भाई, तो अर्थ का जो साइज है ना, ये बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू जो मेरा साइज है उसके मुकाबले, समझ में आया। तो मेरे को अगर लोकेट करना है इस अर्थ पे, तो मेरा यहाँ पे एक प्रॉपर एड्रेस होता है। तो उसी तरीके से अगर आप कोरिलेट करें, मान लेते हैं एटम है, तो एटम को समझिए ये अर्थ है, ठीक है। एटम की बात कर रहे हैं तो एटम का जो आपका ये डायमीटर होगा ओवरऑल, ये अर्थ की तरह होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है भाई, इसका वेट देखिए ना 10⁻³ kg है। सोचिए कितना हल्का चीज है ये। और जितना छोटा भाई, सीधी सी बात है, हाथी बड़ा है, इसका मतलब क्या, उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो इसका वेट का मैं मतलब बहुत छोटा पार्टिकल है। तो एटम समझिए ये अर्थ है, और ये इलेक्ट्रॉन समझिए एक सिंगल आदमी को एक तरीके से इस अर्थ पे एक तरीके से ढूंढना है। तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कहाँ रह रहे हैं, इसके लोकेशन को अगर आपको लोकेट करना है तो इसके लिए हम लोग को क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ उसको। और ये सब पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम लोगों ने लेक्चर दिया था ना, उसमें बताया था मैंने आपको। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब इसलिए बताते चलता हूँ भाई, ताकि पैरेलली में आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता रहे, ठीक है, नया चीज़ एक तरीके से आपको सीखने को मिले। तो अभी हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं एक प्लेट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो एक प्लेट को जैसे ही हटाएंगे तो यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली समझिए। ये मान लेते हैं मेरा एक आइसोलेटेड चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अभी बताया ना, पॉजिटिव चार्ज अपने आप में बहुत छोटा होता है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अर्थ के हिसाब से कंपेयर कीजिए, अर्थ अपने आप में एटम है, और जो इलेक्ट्रॉन है फिर प्रोटॉन है वो एक इंसान है, सिंगल इंसान। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना छोटा होता है ये। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपने हाथ में इसको नहीं पकड़ सकते भाई, क्योंकि एटम ही अपने आप में इतना छोटा है, एटम भी नहीं देख पाते हैं आप, तो ये तो उससे भी छोटा है एक तरीके से। तो ये सब थ्योरेटिकल होता है एक तरीके से। तो आइसोलेटेड मेरे पास चार्ज है एक, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ऐसे, है ना, समझ में आया। अब देखिए भाई, अगर मैं इसके बगल में एक और नेगेटिव चार्ज लेकर के आ जाऊं, तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर तरफ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है भाई, होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज के चलते, और ये जो नेगेटिव चार्ज, दोनों ये सेम डायरेक्शन, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप मीन्स एक सिंगल लाइन की तरह बिहेव करता है। मीन्स जब ये आइसोलेटेड था, जब ये सेपरेट था, तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है मान लेते ई है। और ये इसको जब आप आइसोलेटेड करके देखेंगे तो इसके चलते जो मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी था इसका भी मान लेते ई है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ में लाएंगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जुड़ जाता है। क्योंकि आप ऐसे देखते हैं ऐसे मुड़ जाता है, ऐसा बताया था मैंने आपको, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, दोनों के चलते आपका डबल हो जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा ये 2E हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल यही चीज यहाँ पे भी भाई, यही चीज यहाँ पे भी है कि अगर ये दोनों प्लेट है तो सीधी सी बात है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और नेगेटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों साथ में जुड़ चुका है। लेकिन वही अगर आप यहाँ से अगर आप इस नेगेटिव प्लेट को यहाँ से रिमूव कर दें, खत्म कर दें, तो ओवरऑल यहाँ पे बचेगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आधा हो जाएगा। और फोर्स की अगर बात करें, फोर्स कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो था। अगर इस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है अगर कम लग रहा है, इसका मतलब क्या, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी कम है, समझ में आया। तो अगर आपका पहले F लग रहा था, F न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ओके, और फोर्स कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, ओके। तो ओवरऑल अभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आधा हो चुका है, तो फोर्स भी आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन के ऊपर आते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना है भाई, 33। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 34। बैकग्राउंड चेंज करते हैं थोड़ा सा। और ये सब जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कैपेसिटेंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब भाई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो मज़ा नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
यहाँ पे बोल रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज स्फेयर। तो मैंने आपको बताया था स्फेयर जब भी आएगा तो आपको ये बॉल का इमेजिनेशन करना है ना। लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स में बताया था कि ये बॉल हमेशा क्या होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए, मींस कंडक्टिंग होना चाहिए। इस बॉल को आपको इमेजिन करना है। इस तरीके का आपके पास क्या है, दो स्फेयर, ठीक है, टू इंसुलेटेड चार्ज स्फेयर। और किससे इंसुलेटेड करना हम लोग को, अर्थ से इंसुलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अर्थ आपका क्या एक तरीके से नेगेटिव प्लेट इंटरेक्ट करेगा, ये स्फेयर है। ओके, तो एक का रेडियस जो है आपका है 20 सेंटीमीटर, और एक और बना लेते हैं, इससे बड़ा होगा क्योंकि इसका रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। दूसरे का जो रेडियस है ये है आपका कितना, 25 सेंटीमीटर, और ये भी एक तरीके से आइसोलेटेड है। आगे बोलता है हैविंग इक्वल चार्ज, ठीक है, दोनों पे चार्ज सेम है, Q है Q। अब आगे बोलता है आर कनेक्टेड बाय अ वायर, दोनों को हम लोग वायर से जोड़ दे रहे इस तरीके से। ओके, अब बोलता है एंड देन सेपरेटेड, ठीक है, दोनों को जोड़ना है फिर सेपरेट कर, तो उसके बाद बताना है। तो हम लोग ऑलरेडी बात किया था भाई, दोनों के चलते जो कैपेसिटेंस होता है स्फेरिकल, जो आपका यहाँ पे स्फेयर है, इस बॉडी पे जो कैपेसिटेंस बनेगा या फिर ये अपने आप में पॉजिटिव प्लेट इंटरेक्ट करेगा, आइसोलेट, सिंपल समझिए सिंगल वे में, इसको इस तरीके समझिए इस बॉक्स में, है ना। तो पॉजिटिव प्लेट, ग्राउंड इसका नेगेटिव प्लेट, तो इसके चलते कैपेसिटेंस बना। कैपेसिटेंस क्या था, 4 पाई, ये था E0 ER, और यहाँ पे था R जहाँ पे क्या था, रेडियस था। मींस यहाँ पे देख रहे जो कैपेसिटेंस होगा मींस एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ये डायरेक्टली प्रभाव है रेडियस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, मतलब कैपेसिटेंस ज़्यादा कहने का मतलब क्या, आप इसमें और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, जब आप इसको दोनों आप चार्ज कर रखे हैं Q कूलाम का सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, तो जैसे ही आप यहाँ पे वायर से कनेक्ट कीजिएगा, समझ तो क्या चार्ज का एक तरीके से ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो इसके पास अभी जस्ट बताया, इसके पास चार्ज को स्टोर करने का फिर होल्ड करने का ज़्यादा कैपेसिटी है, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी डिराइव किया था मैंने आपको। इसका मतलब क्या हुआ, जो बड़ा वाला आपका स्फेयर है इसमें चार्ज जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है, ये इससे ज़्यादा चार्ज खींच लेगा, ठीक है, समझ में आया। तो सब कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा है तो उस पर चार्ज भी आपका ज़्यादा होगा। चार्ज ऑन द 25 सेंटीमीटर स्फेयर इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5 माइक्रोफराड। ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ 5 माइक्रोफराड। आगे बोलता है व्हेन अ ग्लास स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स टू प्लेट इट्स पोटेंशियल रिड्यूसेस इतना। देखें मैंने आपको बताया था भाई, ऑलरेडी बताया था कि अभी मान लेते हैं यहाँ पे एक तरीके से एयर है। अब सेकंड केस में क्या बोला कि इस दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम लोगों ने क्या किया है, एक ग्लास मतलब क्या, ये डायलेक्ट्रिक है, एक तरीके से डायलेक्ट्रिक एक तरीके से डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल समझिए इस तरीके का आपका होगा सिस्टम से कनेक्टेड, ये पॉजिटिव प्लेट होगा और ये नेगेटिव। भाई यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो सीधी सी ऐसे दिखा सकते हैं ना, इसका जो कैपेसिटेंस है कितना बोल रहा है, 5 माइक्रोफराड। तो वो समझिए जैसे हम लोग ग्लास स्लैब डालेंगे तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब ये एयर था तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, क्लियर हुआ, यानी एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में, लेकिन जो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक डाला है इसका प्रॉपर्टी होता है पोलराइज्ड होना एक तरीके से। तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे सारे किधर हो जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ इधर अट्रैक्ट होंगे, जो पॉजिटिव इधर नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस ग्लास स्लैब के अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके जस्ट अपोजिट जाता है ये, ठीक है। तो ओवरऑल ये बाहर वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है, अंदर वाला इस डायरेक्शन, तो ओवरऑल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कम हो जाता है भाई, ठीक है। या फिर समझिए अगर आपको फार्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, ऑलरेडी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर कहीं पे भी कोई चार्ज है तो उसका सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्लियर हुआ। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर आपको पता करना है, अगर आपको जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है भाई, तो कहीं पे भी चार्ज है तो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ताकत, ठीक है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है, वो कैसे डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, कैसे पता चलता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से पता चलता है। मींस इस पॉइंट पे कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, इस पॉइंट पे अगर हल्का फोर्स लगा मींस इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एक तरीके से कम है। इस पॉइंट पे अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा लग रहा है टेस्ट चार्ज के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फिर जो फील्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, समझ में आया। तो ये डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन दोनों के बीच में, जैसे आप डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अपोज कर रहा है ना, कैंसिल आउट कर रहा है। समझते क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है, और टेस्ट चार्ज के हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो Q इंटू यहाँ पे टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 होता है डिवाइडेड 4 पाई E0 ER R स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ER के ऊपर, तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो कम जाएगा, समझ में आया। तो बोल रहा है जो ग्लास आपने डाला है, इस ग्लास का
उस ग्लास को डालने के चलते जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल भी देखिए, पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल इक्वल टू क्या था, इसका फॉर्मूला पोटेंशियल वर्क डन के बराबर होता है, और ये होता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई ई नॉट ई आर, ये आर होता है, सिर्फ आर होता है यहाँ पे, समझ में। तो अब देख रहे हैं जो पोटेंशियल है भी एक तरीके से क्या है, पोटेंशियल भी क्या एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल ई आर के ऊपर, तो सीधी सी बात इसको आप डालेंगे तो ओवरऑल ये कम जाएगा और ये कम जाएगा, तो ओवरऑल सॉरी वेट कहाँ गया, पहले ER 1 था ना, पहले वाले कंपेयर से कर लिए, पहले जब एयर था तो ER 1 था, अब जो है आपने डाइलेक्ट्रिक डाला तो ओवरऑल ER कितना हो गया, ER कितना हो गया। अगर आपका पोटेंशियल यहाँ पे, पोटेंशियल अगर आपका देखिए भाई, अगर आपका पहले इतना समझ में आया ना कि पहले ER 1 था, क्योंकि एयर था तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है कि ये जो पोटेंशियल है जब आपने ग्लास डाला तो सीधी सी बात है पोटेंशियल आपका कितना हो गया, 1/8 टाइम्स कम गया, और अगर ये कम रहा है इसका मतलब क्या, ये बढ़ रहा होगा, सीधी सी बात हम लोग को पता है, ग्लास को अगर आप डालेंगे तो सीधी सी बात है क्या, आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, एयर के मुकाबले बढ़ जाएगा, यानी ये बढ़ गया, ये बढ़ा तभी तो ये घटेगा, पोटेंशियल घटेगा। तो अगर ये 1/8 टाइम से घट गया, इसका मतलब क्या हुआ, ईयर का वैल्यू कितना होगा आपका, 8 टाइम होगा, ये 8 टाइम बढ़ा होगा तभी तो एक तरीके से ये 8 टाइम गिर गया होगा, समझे। तो ये सब भाई फील करने वाली चीज़ है, सब रटने वाली चीज़ नहीं है, या फिर कोई फॉर्मूला से आपको रटने वाला चीज़ नहीं है। पोटेंशियल क्यों गिरेगा ये भी समझ लीजिए, पोटेंशियल क्यों गिरा, सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, कि अगर आपके पास कोई चार्ज है और अगर आप इन्फिनिटी पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट पे आप रखना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं, फिर यहाँ पे रखना चाहते हैं ना, तो ओवरऑल ये अपने आप तो आएगा नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ओवरऑल आपको वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया। अब देखिए भाई, हम लोगों ने क्या किया, इस चार्ज को उठा कर मान लेते मेरे पास ये ऑयल था, ये ऑयल है भाई, ठीक है, तो ऑयल क्या है, एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक है, तो इसका मान लेते हैं जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा ये मान लेते हैं 10 है, तो ओवरऑल इस चार्ज को मैंने उठा के इसमें डाल दिया, ऑयल के अंदर डाल दिया, तो ये अब जो ऑयल के अंदर डाला भाई, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, क्योंकि ई ही मेरा इटसेल्फ क्या एक तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, ER के ऊपर, तो ER मेरा 10 है, पहले से बढ़ गया, क्योंकि एयर में जब रखा हुआ था तो ER मेरा यहाँ पे 1 था, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ER, यहाँ पे ER 1 था मेरा, लेकिन अभी देख रहे हैं ऑयल में डालने से क्या हुआ, मेरा ये बढ़ चुका है, ER मेरा बढ़ चुका है, तो ये बढ़ क्या होगा, कम जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम गया, मींस फील्ड का स्ट्रेंथ कम गया भाई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस चार्ज को अगर आप उठा करके सेम पॉइंट पे अगर आप रखना चाहते हैं, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, बता था, इंटेंसिटी मतलब क्या, इस पॉइंट का इंटेंसिटी क्या होगा, कि अगर आप इस चार्ज को यहाँ पे उठा के रख रहे हैं तो जो भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये जितना फोर्स लगाएगा उस पॉइंट को उतना ही इंटेंसिटी होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडियम लाने से, ऑयल को लाने से मेरा रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ गया, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम गया, मींस इसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे अगर आप इस चार्ज को लोकेट करना चाहते हैं तो अब आपको पहले से कम ताकत लगाना पड़ेगा, पहले से कम ताकत लगा रहे, इसका मतलब क्या, फोर्स आपका कम गया, डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, ठीक है, दूरी हम लोग सेम रख रहे हैं, तो और वर्क डन भी आपको कम करना पड़ेगा, समझ में आया। और वर्क डन अगर कम गया, मैंने आपको बताया था ना, इस चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे लाने के लिए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के लाने में जो भी आप काम कर रहे हैं वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपका फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो चुका है, अपोजिशन कम दे रहा है एक तरीके से, तो वर्क डन कम गया, इसका मतलब क्या, उस पॉइंट का पोटेंशियल भी एक तरीके से कम जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोलता है भाई, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ प्लेट सेपरेशन T, ठीक है, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों के बीच में देखिए भाई T और कभी कभी D देता है, इसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक तरीके से 3D में दिखा देता हूँ, प्लेट, दो पैरेलल प्लेट है। अब मेरे को बताइए, अगर इसके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक अगर मैं ऐसे डाल देता हूँ, ओके, ऐसे मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसमें, समझिए ना, यहाँ पे 3D नहीं बना पाऊंगा। तो जो डाइलेक्ट्रिक का ये जो ऐसे सामने वाला ये क्या है, ये थिकनेस है, मोटाई है, समझ में आया भाई मेरे, ऐसे समझिए आप, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल प्लेट समझिए ऐसे। अब अगर इसके बीच में अभी मैं वी के मेहता वाला बुक डाल रहा हूँ, ठीक है, वी के मेहता बुक को आप समझिए डाइलेक्ट्रिक है। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये बीच में जो लग गया ना, ये वाला जो थिकनेस, ये जो मैं ऐसे जो फिंगर घुमा रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हुआ, ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हुआ, समझ में आया बात को, ये डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस हुआ। अब सेकंड केस में
सेकंड केस में मैं यहाँ पे दूसरा बुक डालता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ऐसे समझिए, ये मैंने डाल दिया दूसरा बुक, देख रहे दो प्लेट के बीच में ये दूसरा बुक डाल दिया, तो इसका थिकनेस कम था, देख रहे पतला बुक है ये, तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो गया, एक तरीके से कम गया। और पहले वाला जो बुक था ये मोटा था, इसीलिए दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस था वो ज़्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपका थिकनेस होता है, जो भी डायलेक्ट्रिक का थिकनेस होता है, यही क्या डिसाइड करता है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टी और डी एक ही होता है, समझ में? तो जब फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं पैरेलल प्लेट के लिए, C = A E0 ER डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, या फिर इसी को हम लोग टी भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये बोलता है मेरे पास पैरेलल प्लेट है और दोनों के बीच में भी जो डायलेक्ट्रिक का थिकनेस है ये टी है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो कैपेसिटेंस है भाई, ये कैपेसिटेंस दिया हुआ आपका कितना, 100 पिकोफैराड। आगे बोलता है इफ अ मेटालिक फॉइल, देखिए इसमें बोल रहा है कि हम लोग एक मेटालिक फॉइल को एक तरीके से डाल रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं मेटालिक फॉइल है, ओके। इसका थिकनेस जो दिया हुआ है ये दिया कितना, ये दिया T/3, यानी टोटल डिस्टेंस का कितना, 1/3। क्लियर हुआ? अब देखिए बोलता है द कैपेसिटेंस वुड बिकम, कैपेसिटेंस कितना होगी आपको बताना है। सबसे पहले समझिए, हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था कि अगर आप मान लेते हैं एक स्फेयर ले रहे हैं, स्फेयर मीन्स अभी जो मैंने आपको बताया जिम वाला जो बॉल था, और ये मेटल है, मेटल का स्फेयर आयरन का बना हुआ है, तो उस पर जब मैं चार्ज दूंगा तो बताया था मैंने आपको ऑलरेडी, क्योंकि जो स्फेयर अंदर से तो खोखला है, हॉलो है, या फिर सॉलिड भी ले सकते हैं आप, तो जो भी आप चार्ज देंगे सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। क्लियर हुआ? सारा का सारा चार्ज सरफेस पे चला जाता है, अंदर में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर कोई चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे गॉस लॉ अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो अंदर में कोई चार्ज नहीं, Q = 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस लूँ, मान लेते सरफेस लेता हूँ, तो भाई अंदर में ये जो सरफेस लिया है, सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं है, चार्ज ही एक तरीके से 0, तो सीधी सी बात है इधर से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं निकलेगा, है ना, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, एक तरीके से 0 होगा। तो आप समझिए ओवरऑल कि चार्ज भी 0 होता है अंदर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 है, फ्लक्स 0 तो सीधी सी इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये जो आपने यहाँ पे हाँ मेटालिक फॉइल लिया है, मेटालिक फॉइल, तो इस फॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा भाई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको समझिए, चार्ज ही नहीं है तो इसका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब ओवरऑल इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसको अगर आपने बीच में डाल दिया ऐसे, तो ये क्या कर रहा है भाई, पहले पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा था, T तक जा रहा था, जब एयर था दोनों के बीच में। समझ में आया? अब इसको डालने के बाद क्या हो गया, या इतने वाले रीजन में, इतने दूरी के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डिस्टेंस कम हो गया ना, ऐसे समझिए ना भाई। देखिए अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, पहले यहाँ पे लिखते हैं C = E0 ER डिवाइडेड बाय, एरिया डाल देता हूँ यहाँ पे, डिवाइडेड बाय T फर्स्ट केस में, और ये कितने के बराबर था आपका, 100 पिकोफैराड के बराबर था, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस में इसने क्या बोला कि मेरा C जो है E0 ER एरिया, ठीक है, और एयर ही मान के चलते हैं, तो ER लेने का कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है, ER लेने का कोई मतलब नहीं है, या फिर ER ले भी रहते हैं यहाँ पे 1 डाल दीजिए, 1 ER ले रहे तो 1 हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, डिवाइडेड बाय, अभी थिकनेस क्या हो जाएगा बताइए, क्योंकि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रहा है, तो क्या है, ओवरऑल आपके दो प्लेट के बीच का थिकनेस एक तरीके से कम कर रहा है, तो नेट थिकनेस का कितना हो जाएगा, टोटल थिकनेस मेरा T था, अब इसमें से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं रहा है, तो ये मेरे लिए यूजलेस है। इसका मतलब क्या, अब थिकनेस कितना होगा मेरा, T में से T/3 घटा देंगे, तो ओवरऑल आप एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3T - T हो जाएगा, यानी 2T/3 हो जाएगा। इतना मेरा एक तरीके से दोनों प्लेट के बीच में क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस रह जाएगा। यानी भाई इतने ही दूर में समझिए एयर है, अब समझ में आया, इतने ही दूर में एयर, इस वाले रीजन में कोई एयर है ही नहीं, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है इसमें क्या हो गया, एक तरीके से फॉइल को आपने भर दिया, तो थिकनेस कम हो गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से हम लोग को थिकनेस देखना पड़ता है। तो अब थिकनेस कितना हो गया मेरा, ये हो गया आपका 2T/3। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें इसके जगह, ठीक है, E0 एरिया डिवाइडेड बाय T, इसके जगह मैं 100 पिकोफैराड लिख सकता हूँ, तो C = क्या हो जाएगा, 100 पिकोफैराड, और नीचे में क्या है 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 150 पिकोफैराड, ठीक है।
तो 150 पिको फराड हो जाएगा। वैसे भी कम ना चाहिए, क्यों कम ना चाहिए, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थिकनेस पे, ठीक है। और ये आपको याद रखना, मेटल के चलते कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता भाई अंदर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स 4 टाइम्स देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड इन अ सीरीज। देखिए बोल रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर, ठीक है। दो कैपेसिटर है, मान लेते हैं C1 इंटू पैरेलल में, पहला पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ C पैरेलल क्या है, C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना है 4 टाइम्स बोलता है भाई, ठीक है। 4 टाइम्स, ठीक है, किसका, जब आप सीरीज में लगाएंगे, यानी सीरीज में कितना हो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये अगर यहाँ पे मान लेते हैं C मिल रहा है हम लोग को, टोटल इक्विवेलेंट C मिल रहा है, तो ये पैरेलल में कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ये अगर इतना है तो इसका ये 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा इसमें। और होना भी चाहिए क्योंकि पैरेलल में ऐड होता है तो सीरीज से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो बोलता है दिस मीन्स दैट। तो ऐसे क्वेश्चन को भाई ऑलरेडी बताया था, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से चलिए। पहला ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, देयर कैपेसिटेंस आर इक्वल। अगर हम लोग इक्वल लेके चले तो देखिए इक्वल अगर आप लेके चलते हैं, मान लेते हैं 1 1 लेके चलते हैं भाई, ठीक है। भाई दो ही कैपेसिटर हैं, दोनों का वैल्यू 1 1 लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप जोड़ेंगे C1 प्लस C2 और दोनों का वैल्यू 1 फराड ऐसे जोड़े, 1 पिको फराड या फिर 1 माइक्रो फराड, कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा टोटल, मेरे को 2 मिलेगा, ठीक है। 2 फराड मिला। ये क्या है, पैरेलल में जब आपने जोड़ा, ठीक है, पैरेलल में। और वही अगर आप सीरीज में अगर आप जोड़ेंगे तो सीरीज में क्या होगा भाई बताइए, ऊपर में मल्टीप्लाई होता है 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5। तो देखिए तो सीरीज में आ रहा है 0.5 और पैरेलल में आ रहा है 2 फराड। तो यहाँ से यहाँ अगर आप कंपेयर करेंगे तो 4 गुना ज़्यादा है कि नहीं है, बोलिए 4 टाइम्स है कि नहीं, क्योंकि भाई 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आपका ये एक तरीके से 2 फराड के बराबर आएगा, समझ में आया। तो ओवरऑल ऐसे ऑप्शन, मतलब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन आप प्रेफर किया कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो देयर कैपेसिटेंस आर इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2 कैपेसिटर ईच ऑफ 1 माइक्रोफराड, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। देखिए 2 कैपेसिटर है और दोनों के चलते जो कैपेसिटेंस आ रहा है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफराड कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल में तो दोनों का जो नेट आएगा ये क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 1 माइक्रोफराड प्लस 1 माइक्रोफराड पैरेलल में है तो ये कितना होगा 2 माइक्रोफराड आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देन चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट एनर्जी स्टोर, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस तो मेरा ये आ गया है ना, पहले ऐसे एक तरीके से पैरेलल में लगा हुआ था, पैरेलल में लगा हुआ था ये 1 माइक्रोफराड का और ये भी आपका 1 माइक्रोफराड का, और यहाँ पे बैटरी लगा हुआ था, ओके, कितने वोल्ट का, 200 वोल्ट का। तो ओवरऑल पहले मैंने इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया है ना, इक्विवेलेंट निकाल लिया पहले मैंने। तो इसके जगह मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकता हूँ, इसका वैल्यू आ गया मेरे पास कितना 2 माइक्रोफराड और यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया 120 वोल्ट का, सॉरी 200 वोल्ट का। तो ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी कितना होगा, तो हाफ CV² होता है ना। C पता है, V पता है, तो एनर्जी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा आपका हाफ, C की जगह डाल दें 2 माइक्रोफराड और V कितना है मेरा 200 गुना 200, ओके। तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, माइक्रो है ना तो इसकी जगह हम लोग नीचे में 10 का पावर 6 यानी 3, ठीक है। तो ओवरऑल ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 4, ठीक है। यहाँ से 4 0 ख़त्म कर लेते हैं, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 4/100। 4/100 कहने का मतलब क्या, 1/25, 1/25 कहने का मतलब क्या, 0.04 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 0.3 माइक्रोफराड एंड 0.6 माइक्रोफराड, ठीक है। ये दोनों कैपेसिटर का वैल्यू अलग अलग है और कनेक्टेड इन सीरीज में लगाओ भाई, ठीक है। ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, एक का वैल्यू है 0.3 माइक्रोफराड और दूसरे का आपका 0.6 माइक्रोफराड। और इसको हम लोगों ने बोलते थे कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 6 वोल्ट के साथ इसको जोड़ दिया है। बोलता है द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर विल बी, ठीक है। यानी एनर्जी का आपको मान लेते हैं एनर्जी E1 कर रहा है, ये E2 कर ले रहा है, ठीक है। तो E1/E2 का आपको रेशियो बताना है कितना होगा। समझिए हम लोग को तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E1 की अगर बात करें क्या हो जाएगा आपका हाफ
CV स्क्वायर है ना, यहाँ पे पोटेंशियल मेरे को देखना होगा कितना वोल्टेज आ रहा है। तो ओवरऑल देखिए सीरीज सर्किट है। और एक चीज़ समझिए भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जो सीरीज़ में क्या होता है, जैसे अगर आपका कोई रजिस्टिव सर्किट होता तो जिसके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, मान लेते R1 है R2, ये मान लेते 50 ओम है और ये मान लेते 10 ओम है और ये मान लेते हैं 100 वोल्ट है। तो हम लोग को पता है कि जिसके पास ज़्यादा रेजिस्टेंस है उसके पास वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा देखने को मिलेगा। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेते हैं, डायरेक्ट पता चल जाएगा। टोटल वोल्टेज 100 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 50 है, डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस है 60 हो जाएगा। ओके, जो भी आएगा मतलब यहाँ पे वोल्टेज मेरा ज़्यादा आएगा। क्लियर हुआ। लेकिन कैपेसिटेंस में भाई, कैपेसिटेंस में उल्टा होता है। कैपेसिटेंस में जिसका कैपेसिटेंस कम होगा ना उसके पास वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसे, तो हम लोग को पता है जो V है, V इक्वल टू क्या होता है Q/C, कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल आप देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है। समझ में आया, इस चीज़ को समझिए। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर आप करंट डिवीजन रूल अगर आपने पढ़ा होगा ना, करंट डिवीजन रूल ऐसे होता है ना, यहाँ से मान लो I करंट है, ये मान लो R1 है, ठीक है। इसमें जो करंट आ रहा है मान लो I1 है, तो अगर आपको I1 का वैल्यू चाहिए तो I1 इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसका बगल वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं भाई R2, ठीक है। R2 इंटू टोटल करंट मेरा I है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है। क्लियर हुआ। ये होता है करंट डिवीजन रूल। ये सब पता होना चाहिए, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल किसके लिए, रजिस्टिव सर्किट के लिए आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग कैपेसिटिव सर्किट में आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं हम लोग। तो हम लोग को पता है भाई यहाँ पे जो वोल्टेज मान लेते V1 है, तो V1 के लिए हम लोग क्या करें, टोटल वोल्टेज इनटू यहाँ पे अगर रजिस्टिव सर्किट होता तो जिसके क्रॉस निकालना होता है उसी का रेजिस्टेंस का वैल्यू डालते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि भाई उल्टा चलता है कॉम्बिनेशन पूरा, समझ में आया। ये बताया ना अभी, जैसे पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में क्या होता है भाई, करंट किसके पास ज़्यादा आएगा, करंट किसके पास ज़्यादा आएगा। ये 10 ओम है, ये मान लेते हैं 5 ओम है, तो जिसके पास कम रेजिस्टेंस होता है उसके पास करंट ज़्यादा आता है। समझ में आया बात को। मतलब अगर आप रजिस्टिव सर्किट से इस सीरीज कैपेसिटिव को कंपेयर करें, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लिख देता हूँ भाई, इधर लिखता हूँ रजिस्टिव, इधर लिखता हूँ कैपेसिटिव, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सीरीज की बात करें, यहाँ पे अगर सीरीज चल रहा है तो कैपेसिटेंस में अगर सीरीज का मतलब इस तरीके से अगर आपका 2 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है बैटरी से, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर में क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। समझ में आया। मतलब अगर ऐसा कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा ना इस तरीके से, ये भी सीरीज में ही है, लेकिन इसका आर इक्विवेलेंट क्या होता है, ये होगा आपका सीधे सीधे जोड़ देना R1 प्लस R2। लेकिन भाई इसका यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन चलता है। वही बता मैंने कि अगर रेजिस्टर सीरीज में तो कैपेसिटर इसका जो C इक्विवेलेंट होगा ये क्या होगा, पैरेलल के बराबर होता है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, या फिर कहिए 1 बाय टोटल कैपेसिटेंस बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 डॉट 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 जाएगा ऐसे। और वही अगर आपका यहाँ पे कोई पैरेलल है इस तरीके का, ये पैरेलल रेजिस्टिव सर्किट है, अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर ऐसे पैरेलल में लगा हुआ है तो इसके लिए क्या था आपका, इसके लिए था आपका 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 ऐसे चलता है डॉट 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 एन तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीधे सीधे C1 प्लस C2 चलता है। क्लियर हुआ। तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि उल्टा चलता है भाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे भाई, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं अगर आप, तो क्या होगा, टोटल वोल्टेज इनटू मान लेते हैं इसके क्रॉस निकालना, R1 के क्रॉस निकालना है वोल्टेज, है ना, V1 चाहिए आपको, तो टोटल वोल्टेज V है मेरा, इनटू इसी के बगल वाला रेजिस्टेंस लिखते हैं हम लोग, इसी के पास का रेजिस्टेंस लिखते हैं R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं R2। लेकिन यहाँ पे अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो यहाँ पे इसके लिए आपको करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगा रहे हैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, तो करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर इसके पास का वोल्टेज चाहिए तो इसके पास अगर वोल्टेज चाहिए तो क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V है मेरा, ठीक है, इनटू अब ये वाला कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसके बगल वाला का लिखते हैं यहाँ पे, समझ में आया, ये C2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय आपका होगा C1 प्लस C2, समझे। तो जो यहाँ पे करंट डिवीजन के लिए करते हैं आप पैरेलल सर्किट में, वो मेथड आपको यहाँ पे सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल के लिए करना पड़ेगा। ओके, और वोल्टेज डिवीजन रूल या फिर कहिए करंट डिवीजन रूल, ये सब नहीं आता है भाई आपको, तो आप EEE IQ में चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा करंट डिवीजन रूल, आगे EEE IQ लगा दिया आ जाएगा आपका।
ओके तो ओवरऑल मेरे को यहाँ का वोल्टेज चाहिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए मेरे को, तो एनर्जी के लिए वोल्टेज पता करना पड़ेगा, इसके पास कितना वोल्टेज, इसके पास कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे लगाते हैं, टोटल वोल्टेज 6 है और कैपेसिटेंस मेरा इसके बगल वाला लेना होता है 0.6 माइक्रोफराड डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, दोनों को जोड़ेंगे यानी 0.9 हो जाएगा। माइक्रोफराड से माइक्रोफराड खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6 3 3 9 यानी कितना हो जाएगा आपका 14 12/3 यानी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट आएगा। समझे, यहाँ पे आएगा 4 वोल्ट और बाकी जो बचा 2 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। समझे, 2 वोल्ट यहाँ पे कैसे आएगा इसके लिए भी कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं V2, तो V2 के यहाँ पे इसका बगल वाला कैपेसिटेंस है, टोटल वोल्टेज कितना है 6, इसके बगल वाला कैपेसिटेंस कितना है 0.3 डिवाइडेड टोटल 0.3 प्लस 0.6 यानी 0.9 हो जाएगा। ये माइक्रोफराड था, ये भी माइक्रोफराड था, कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और ये 3 2 6, तो 2 वोल्ट आया कि नहीं आया बोलिए। हाँ समझे, तो इसे आपको दिमाग रखना है। तो अब हम लोग का भाई इसके क्रॉस का वोल्टेज पता चल गया 4 वोल्ट, कैपेसिटेंस का वैल्यू पता है तो एनर्जी निकल जाएगा, इसके पास का भी हम लोग पता है एनर्जी निकल जाएगा, है ना। ओके तो ओवरऑल यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोलता है रेशियो ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो ओवरऑल इसके पास का जो एनर्जी है ये है मेरा, यानी E1/E2 करेंगे, ये हो गया हाफ, और हाफ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 हाफ सी कितना है आपका 0.3 CV स्क्वायर, V कितना है आपका 4 का स्क्वायर यानी 16, इसके लिए कितना होगा हाफ यानी 0.5 सी कितना है आपका 0.6 माइक्रोफराड इनटू यहाँ पे वोल्टेज कितना है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और ये कट जाएगा, माइक्रोफराड से माइक्रोफराड कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा और ये 2 यानी 2 आएगा। ओके तो उस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पूरा का पूरा भाई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये, ऑलरेडी 1 आवर हो गया, कोई नहीं फटाफट करते हैं, 49 तक हम लोग को जाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है 5 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन अ सीरीज, इक्वल बोल रही है यानी सबका जो कैपेसिटेंस होगा मान लेते हैं CCC है और किस में जुड़ा हुआ है सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करें भाई, सीरीज में ऐसे ऐसे, ठीक है 5 जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा 5, यहाँ पे सबका C है, तो नेट क्या हो जाएगा आपका C इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका C/5। ओके यहाँ मैं लिख देता हूँ C/5। आगे बोलता है और C/5 का बोलता है यहाँ पे रिजल्टेंट कितना दे दिया है, कितना दे दिया आपका ये 4 माइक्रोफराड, तो यहाँ पे कर लेते हैं 4 माइक्रोफराड। ओके फर्स्ट केस खत्म। नेक्स्ट बोलता है व्हेन दीज कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है पैरेलल में अब जोड़ देते हैं, पैरेलल के लिए ऐसे दिखाता हूँ, ये वाला सर्किट ज़्यादा इजी है, ये हो गया 5, यहाँ से तार निकाल गया, बोल रहा है बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, 400 वोल्ट के बैटरी से जोड़ रहे हैं। ओके 400 वोल्ट DC। आई क्या बोलता है द टोटल एनर्जी स्टोर्ड, अब यहाँ पे एनर्जी पैरेलल में कितना होता है, देखिए यहाँ से आप लोगों को पता है C/5 इक्वल टू मेरा यहाँ पे 4 माइक्रोफराड, तो एक का जो वैल्यू है यहाँ पे C का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए, C इक्वल टू 5 हो जाए 20 माइक्रोफराड, ठीक है यानी हर एक का जो कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफराड है, तो सब पैरेलल में मीन्स 0 ऐड हो जाएगा, तो टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल का कितना हो जाएगा बताइए, यानी 100 हो जाएगा भाई, 20 5 ऐसे तो 100 माइक्रोफराड हो जाएंगे, है ना। तो कैपेसिटेंस आ गया, बोलता है टोटल एनर्जी, तो वोल्टेज पता चल गया, कैपेसिटेंस तो एनर्जी पता, एनर्जी इक्वल टू हाफ C कितना है मेरा 100 माइक्रोफराड, V कितना है मेरा 400 का स्क्वायर। ओके तो ये माइक्रो है ना, तो 2 3 ठीक है, ये हट गया यहाँ से, ठीक है 2 2 4, ठीक है 2 2 4 ख़त्म हो गया। उसके बाद इसको काट देते हैं, पहले 2 बार में ख़त्म हो जाएगा, इसको काट देते हैं यानी ये 25 बार में कट जाएगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है इसको काट लीजिएगा आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, 40 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड 8 जूल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए अगेन इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में किया था। बोलता है भाई आपके पास मर्क्यूरी के n छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ठीक है ऐसे ऐसे समझ लीजिए, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, इसको मैं लिखता हूँ स्मॉलर ड्रॉप्स। और ड्रॉप्स जो होते हैं इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है स्फेरिकल, क्लियर हुआ।
तो ऐसे ऐसे एन ड्रॉप्स हैं भाई, ठीक है। और इन सब को हम लोग मिला करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं मर्क्यूरी का, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ बिगर ड्रॉप, ओके। अब सीधी सी बात है, हम लोग पता है जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होगा इसका छोटे वाले का सबको मिला करके वही क्या होगा, बड़े वाले का होगा, है ना। तो इधर मैं लिख देता हूँ स्मॉलर वॉल्यूम होता है बिगर वॉल्यूम। तो मेरे को बताइए जो छोटा वाला जो स्फेयर है इसका रेडियस होगा कुछ ना कुछ, मान लेते हैं जो रेडियस है स्मॉल आर है, ठीक है। अब ये बड़ा वाला इसका रेडियस मान लेते कैपिटल आर है। तो ओवरऑल वॉल्यूम क्या होता है, टोटल यहाँ पे कितने हैं एन, एन इंटू जो एक के चलते कितना आ रहा है वॉल्यूम 4/3 पाई, इसका एक का जो रेडियस है कितना है पाई आर क्यूब। अब पूरा को मिला क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस मैंने आर दिखा दिया तो पूरा आर रेडियस का स्फीयर बनाया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कट जाएगा, इधर क्या बचा एन आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों तरफ भाई पावर में, ये जो पावर है ना, ये जो पावर है इसके पावर में 1/3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1/3 और इसमें भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका ही कुछ नहीं छुपा है, हम तो क्या 1 छुपा हुआ है ना, 1 × 1/3। तो ओवरऑल देखिए इसको अगर मैं बड़ा करके लिखूँ, हम लोग का जो रिलेशन आया यहाँ पे, ये आपका एन आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो दोनों साइड मैंने बताया भाई, दोनों साइड मैंने आपको बताया है कि दोनों साइड LHS और RHS साइड में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा, है ना। 1/3 इसमें आपका पूरे में करेंगे ऐसे करके, पावर में इसका पावर 1 है तो इसका 1/3 करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप ओपन कीजिएगा ब्रैकेट को तो ये ओवरऑल यहाँ पे इसके साथ भी आ जाएगा 1/3, और इसमें 1 है तो इसके साथ 1/3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएगा, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा कैपिटल R इक्वल टू आर एन का पावर 1/3। समझ में आया। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप। देखिए ये स्फेयर है, तो स्फेयर के चलते जो हम लोग का कैपेसिटेंस बनता है, इसका फॉर्मूला बताया था 4πE0, और जो मीडियम है मान लेते हैं एयर है, तो एयर के चलते रिलेटिव परमिटिविटी 1 आएगा, और यहाँ पे रेडियस होता है भाई, ठीक है। मान लेते हैं स्मॉलर के चलते एक सिंगल जो छोटा वाला बूंद था उसके चलते आ रहा है, और जो बड़ा वाला आएगा उसके चलते कितना होगा, जो कैपेसिटेंस आएगा बिगर ड्रॉप के चलते, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4πE0, ER का 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला जो है रेडियस, ये छोटे वाले के कितने ज़्यादा टाइम्स बड़ा है, यानी भाई यहाँ पे R लिखते हैं कैपिटल R, और इस R की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, बोलिए हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 4πE0 ER, और R की जगह मैं लिख सकता हूँ N का पावर 1/3 × R। समझ में आया। तो ये बिगर कैपेसिटेंस हो गया और स्मॉलर कैपेसिटेंस हो गया। तो बोलता है बिगर टू द स्मॉलर, बिगर को ऊपर रखना है, ठीक है, यानी 4πE0 ER N का पावर 1/3 × R डिवाइडेड बाय, छोटे वाले को नीचे रखना है, यानी 4πE0 ER × R। तो कट जाएगा 4πE0 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, R से कट जाता है, तो ओवरऑल क्या बचेगा, N का पावर 1/3 बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेशियो बिगर बाय स्मॉलर का। तो समझ में आ गया होगा, और कॉन्सेप्ट में ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है प्रैक्टिस, इस तरीके का न्यूमेरिकल मैंने करवाया है, तो इस समय भाई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है भाई द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर आर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट। देखिए कॉन्सेप्चुअल भाई, ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के ऊपर मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आपका रह जाएगा पेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अभी तक 3 क्वेश्चन पेंडिंग हो गए भाई। एक तो आपका डायमेंशन फार्मूला निकाला था कैपेसिटेंस का, वो रह गया है, उसको भी कर लेंगे, इसके बाद वाला जो सेशन करेंगे उसमें करवा दूंगा मैं। और ये फोर्स वाला जो है वो क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, और एक अभी ये, तो इसमें तो आपका कॉन्सेप्ट जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, बोलता है 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो जब भी आपको ऐसा पॉइंट दे दिया जाए A और B, ये A है और ये आपका B है भाई, ये पॉइंट ना A और B, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ भी नहीं समझ में आया कि कौन सा पैरेलल कौन सा सीरीज में है, तो आप सीधी सीधी इसको आप क्या कीजिए, समझिए मेरा टर्मिनल यहाँ बैटरी जोड़ दीजिए भाई, ठीक है, समझ में आया। तो जब बैटरी जोड़ेंगे तो ओवरऑल यहाँ से करंट फ्लो होगा एक, और ये I यहाँ पे आती 2 पार्ट में टूटेगा। इधर मान लेते I1 जा रहा है और इधर जो है मेरा I2 जाएगा। ये I1 देख रहा है, इसमें आएगा 9 माइक्रोफैराड में, इसमें भी आपका 9
I1 ही आएगा, इधर भी आपका I1 ही आएगा। क्लियर हुआ? I1 जो ऐसे ऐसे मूव करके ऐसे ऐसे यहाँ पहुँच गया, यानी इस पॉइंट पे पहुँच गया, तो यहाँ से निकल गया I1, और ये इधर से जो जा रहा है आपका क्या है I2, यानी इसे जाकर के I2 फिर इसी पॉइंट पे मिल जाएगा। मतलब जितना इनकमिंग करंट था उतना ही आउटगोइंग जाना चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ पे फिर से आपको क्या मिलेगा, I2 मिल जाएगा, ये ऐसे जाकर के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। और I1 प्लस I2 क्या था आपका, I के बराबर था, समझ में आया? तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इसमें आपका पूरा सेम करंट है, इसमें सब में क्या है, I1 है। ओके, इसका मतलब सब सीरीज में, तो सीरीज के चलते क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस क्या होगा बताइए, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 है ना, यानी सीधे 9/3 कर देंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका 3 माइक्रोफराड, यानी इसके चलते पूरा का पूरा 3 माइक्रोफराड आ गया, और ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल 3 है, नहीं 3 प्लस 3 करें 6 हो जाएगा। ओके, तो 6 माइक्रोफराड, मतलब ये सीरीज में है और इसके इक्विवेलेंट में पैरेलल है, ठीक है। तो पहले इसके चलते एक कर लिया आपने, अच्छा बाकी दूसरा वाला आपका ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पे फिगर बोल रहा है भाई, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 15, ओके, यहाँ पे कितना वोल्टेज है आपको बताना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये दोनों पैरेलल में है तो इसके चलते मेरे को ये दोनों ऐड हो जाएगा, मीन्स 4 माइक्रोफराड की तरह मैं दिखा सकता हूँ, और यहाँ पे मेरा 15 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है, और यहाँ पे मेरा बैटरी लगा हुआ है एक तरीके से 240 वोल्ट का। तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि सीरीज सर्किट है, यहाँ पे पैरेलल डिवीजन वाला रूल लगाएंगे, ठीक है, यानी करंट डिवीजन रूल वाला रूल। यहाँ पे मेरे को V1 चाहिए, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बगल वाला, ठीक है, 4 माइक्रोफराड गुना टोटल वोल्टेज कितना है, इसी को यहीं पे लिख दो, तो 240 डिवाइडेड क्या है, दोनों 15 4 19 हो जाएगा, 19 माइक्रोफराड, तो कट जाएगा, और उसको जब आप सॉल्व किए तो 50 समथिंग आएगा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल आपका इसके क्रॉस 50 वोल्ट आएगा, और ऑलरेडी बताया था कि ये बड़ा कैपेसिटेंस है तो इसका वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, इसके पास ज़्यादा वोल्टेज आएगा, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट पेज है आज का हम लोग का। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करते हैं भाई, और बगल में कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना भाई। तो देखें यही सेम डिज़ाइन का आपको रेजिस्टेंस के लिए भी देगा, तो रेजिस्टेंस में आपका दूसरा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ये कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि अगर ये प्लेट का स्टार्टिंग एंड है, ठीक है, और ये एंडिंग एंड है, इसका स्टार्टिंग एंडिंग, तो सबका अगर स्टार्टिंग और एंडिंग एक साथ जुड़ा हुआ रहता है तो उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो प्लेट है इसका ये ए से जुड़ा हुआ है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये वाला देखिए, मतलब हर एक प्लेट का, ठीक है, यहाँ पे कितने 6 प्लेट हैं टोटल, तो इसका तो ए से जुड़ा हुआ है, इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी ए से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत। और अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी आपका ए से जुड़ा हुआ है, मतलब हर एक कैपेसिटर का जो एक प्लेट है ये ए से जुड़ा हुआ है, समझ में आया। मीन्स इसको मैं कह सकता हूँ स्टार्टिंग है, इसका भी स्टार्टिंग है, इसका भी स्टार्टिंग है, तो सारा का सारा स्टार्टिंग क्या एक साथ जुड़ा हुआ है। और जो एंडिंग है, एंडिंग ये बी से जुड़ा हुआ है। देखिए ये आपका एक तरीके से, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, देखिए ये वाला जो है वाइट लेते हैं भाई, येलो देखते हैं, ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा। ये जो है आपका बी से जुड़ा हुआ है, ये भी एक तरीके से बी से जुड़ा हुआ है, और ये भी एक तरीके से बी से जुड़ा हुआ है, मीन्स तीनों जो है पैरेलल में है, और पैरेलल में इसका मतलब क्या, तीनों ऐड हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, ठीक है, 9 माइक्रोफराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है भाई द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ एज्यूमिंग इट टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, अर्थ को लेके चल रहा है भाई, ठीक है। तो अर्थ का आपको रेडियस पता है 6400 किलोमीटर होता है, ओके, 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करते कितना हो जाएगा, 6400 गुना 1000, ये मीटर हो गया। तो ओवरऑल हम लोग पता है स्फेरिकल का जो कैपेसिटर होता है क्या होता है, 4 पाई P0, यार कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लेके चलेंगे, यहाँ पे R हो जाएगा, R जो है आपका ये वाला वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, 6400 गुना 1000, इसको कैल्सी में डाल के सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 711 माइक्रोफराड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है भाई अ कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफराड इज चार्ज टू 100 वोल्ट, द चार्ज अकोमोडेट ऑन द प्लेट, चार्ज कितना होगा ये बताना, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होता है आपका, Q इक्वल टू होता है भाई CV, ठीक है। कैपेसिटेंस कितना है, 100 गुना 10 का पावर, पी को मतलब होगा -12, ठीक है। वोल्टेज कितना है, बोलता है 100, तो ओवरऑल देखिए यानी ये 2 0 2 0 यानी 4 खत्म हो जाएगा, तो 10 का पावर इसमें से कितना हो जाएगा, 8 बचेगा सिर्फ, -8, ठीक है, इतना गुलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 48 नंबर। मैंने आपको मल्टीप्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मल्टीप्लेट वाला कैपेसिटर कॉन्सेप्ट है, तो इसमें देखिए कितना कैपेसिटर बन रहा है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था भाई,
फार्मूला बताया था कि अगर आपके पास मान लेते हैं इस तरीके का ये मान लेते हैं एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, कितना प्लेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट हैं। तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर बनेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसलिए बताया था मैंने आपको। यहाँ पे फार्मूला था, नंबर ऑफ प्लेट को हम लोगों ने यहाँ पे n से डिफाइन किया था और n में से 1 घटा देंगे तो ओवरऑल इतना ही मेरा यहाँ पे कैपेसिटर बनेगा। मीन्स 8 में से इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 1 घटाएंगे यानी कितना हो जाएगा 7, यानी 7 यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है। कैसे, अगर मैं इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूँ और इसको नेगेटिव से, इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी प्लेट है सब एक साथ जुड़े हुए हैं पॉजिटिव से, समझ में आया। इसका मतलब सब में से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, मीन्स पॉजिटिव प्लेट, ये वाला भी है पॉजिटिव प्लेट, ये वाला भी है पॉजिटिव प्लेट, क्लियर हुआ। और सारा का सारा इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव से जुड़ा, मीन्स ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए कितना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, ध्यान से देखिए। एक तो ये हुआ, समझ में आया, एक इसके बीच में कैपेसिटर बन रहा है भाई, एक नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, तो एक कैपेसिटर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखता 1, इसके बीच में देखिए नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट 2, इसके बीच में नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी 4, ये नेगेटिव पॉजिटिव 5, ये आपका 6, ये आपका 7, बताया ना 7 कैपेसिटर, यानी 7 पैरेलल कैपेसिटर की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो अभी आप यहाँ पे अगर देखें, इस वाले क्वेश्चन में देखें इसी तरीके से, तो ये आपका पॉजिटिव से जोड़ देते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उखाड़ देगा, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उखाड़ देगा, मीन्स ये पॉजिटिव प्लेट डायरेक्ट करेगा और ये वाला प्लेट इससे जुड़ा यानी ये भी पॉजिटिव प्लेट डायरेक्ट करेगा, और इसको नेगेटिव से जोड़ रखा है हम लोगों ने, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, क्लियर हुआ। तो इसमें जो कैपेसिटेंस बनेगा भाई, सिर्फ ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, मीन्स एक तो यहाँ पे प्लेट कैपेसिटर बनेगा और एक ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, इनके बीच में नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको कनेक्शन भी एक तरीके से देखना है, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं क्योंकि दोनों नेगेटिव प्लेट है, क्लियर होता है। यहाँ पे 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन रहा है, ठीक है। और 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर एक होता है तो एक के चलते जो कैपेसिटेंस होता है, इनके बीच में एयर दिया हुआ है, ठीक है, तो एक के चलते जो होता है सी कितना होता है E0, ER कोई मीडियम डाला होता है, एरिया डिवाइडेड डिस्टेंस। अब मेरे यहाँ पे ऐसा 2 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2 E0 एरिया डिवाइडेड डिस्टेंस, ER का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि एयर लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है भाई पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं पढ़िएगा नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बोला द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द, यहाँ पे देखिए भाई ओवरऑल पूरा नेटवर्क है, यहाँ पे ये मिट गया भाई, यहाँ पे 1 मिनट देखना पड़ेगा कितना वोल्ट का ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका 8 वोल्ट, ठीक है, ये 8 वोल्ट का है नीचे। तो ओवरऑल देखिए सर्किट में कितना, इसको देखिए बैटरी को पहले देखिए, ये भी पॉजिटिव से और ये भी पॉजिटिव से, बताया था मैंने आपको टॉर्च वाला एग्जांपल देके कि अगर ये बैटरी है, टॉर्च में हम लोग कैसे बैटरी डालते हैं, इस तरीके से डलता है, ठीक है, यानी एक पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आया, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जब ऐसे आप ऐड करेंगे सेल को तो ये वोल्टेज ऐड होते चला जाता है, ठीक है। अगर इसका 1 वोल्ट है, इसका भी 1 वोल्ट, इसका भी 1 वोल्ट, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक देखें तो कितना हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आपको 4 वोल्ट मिलेंगे, क्लियर हुआ। इन दोनों टर्मिनल के बीच में 4 वोल्ट देखने को मिलेगा। और वही अगर वही आप इस तरीके से अगर जोड़ते हैं, ये मेरा नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरे को भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, यानी प्लस प्लस एक साथ आ गया, मीन्स यहाँ पे वोल्टेज इतने डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट होता है। तो ओवरऑल देखिए नेट सर्किट में कितना बचेगा, ये 8 वोल्ट था और ये 3 वोल्ट था, तो दोनों अपोजिट में जुड़ा हुआ है, तो नेट वोल्टेज किसका बचेगा, 3 घट जाएगा और जो बड़ा होता है उसी का लेके चला जाता है। यानी ओवरऑल इस सर्किट में आप ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो है सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट काम करेगा, क्योंकि 8 में से 3 कैंसिल आउट हो गया, बाकी आपका कैपेसिटर ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका 4 माइक्रोफराड और ये हो गया आपका 1 माइक्रोफराड। क्या बोलता है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, यानी ए के पास कितना होगा, तो सीरीज सर्किट में हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, यानी उल्टा वाला, यानी यहाँ पे जो V1 होगा क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज 5 है इनटू बगल वाला 1 माइक्रोफराड डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल, तो सम कितना 5 माइक्रोफराड, ठीक है, 4 + 1 जो है 5, तो माइक्रो से माइक्रो खत्म है 5 यानी 1 वोल्ट आएगा भाई, ठीक है। इसके पास जो आएगा 1 वोल्ट आएगा, बाकी जो है टोटल कितना था 5 वोल्ट, तो 1 वोल्ट तो ये खा गया, बाकी आपका 4 वोल्ट इसके पास आएगा। तो ऑलरेडी बताया था जिसके पास कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होता है आपको वोल्टेज ज़्यादा आता है। तो आज का सेशन खत्म हो गया भाई, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ये डायमेंशनल फार्मूला था भाई, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला और ये बोला फोर्स वाला, कोई नहीं, इसको नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है।